हेलो बच्चों, नमस्कार शिक्षक साथियों। आज हम लोग इस वीडियो में बिहार बोर्ड कक्षा 10 के पॉलिटिकल साइंस यानी नागरिक शास्त्र के पाठ एक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के प्रश्न उत्तर को हम देखेंगे। तो आइए प्रश्न उत्तर को देखने से पहले पाठ में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। आइए देखते हैं। मुंबई भारत की वित्तीय राजधानी है। हम सब लोग जानते हैं कि भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली है, नई दिल्ली है। तो वित्तीय राजधानी कहाँ है? मुंबई है। ब्रुसेल्स और बेल्जियम की राजधानी है। यह बेल्जियम का जिक्र इसलिए किया गया है क्योंकि इस पाठ में बेल्जियम का जिक्र है, इसलिए परीक्षा में संभावना होता है और परीक्षा में ऐसी संभावना रहती है कि जो जिस देश का जिक्र होता है पाठ में उससे संबंधित चीज़ें प्रश्न के रूप में आ जाती है। आइए देखते हैं। फ्रेंच, जर्मन एंड डच एक भाषा है। मैक्सिको ओलंपिक 1968 में हुई थी, क्योंकि इस पाठ में इस ओलंपिक का जिक्र है। वैष्णव जो विष्णु को ही परमेश्वर मानते हैं उनको वैष्णव कहा जाता है, और जो शिव को परमेश्वर मानते हैं उसे शैव कहा जाता है, और जो देवी को ही परम शक्ति मानते हैं उसे शाक्त कहते हैं। यानी जो सनातनी है हिंदू धर्म में तीन पंथ कुल के लोग होते हैं, वैष्णव होते हैं, शैव होते हैं और शाक्त होते हैं। आइए आगे देखते हैं। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक ईसाई धर्म की प्रमुख शाखाएं हैं, और इसमें भी आपको ये जिस तरह से मुस्लिम इस्लाम में आपको शिया और सुन्नी करके है, वैसे ही ईसाई में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक है। हिंदुओं में वैष्णव, शैव, शाक्त में बटे हुए हैं। ये उनके एक तरह के पंथ हैं वो। आइए देखते हैं आगे। नामदेव ढसाल महाराष्ट्र के प्रसिद्ध कवि थे। ये दलित और उदारवादी चिंतक थे। इंग्लैंड में सन 1918 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। आइए चलते आगे बढ़ते हैं और प्रश्न उत्तर को देखते हैं। प्रश्नावली, यहाँ से पाठ में आए हुए प्रश्न के उत्तर को हम लोग देखेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न क्या है? हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है, कैसे? यानी सारी सामाजिक विभिन्नता जो है वो सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है, कैसे? इसको हम लोग देखते हैं। प्रत्येक समाज में विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, समुदाय, लिंग इत्यादि के लोग रहते हैं, जो सामाजिक विभिन्नता का सूचक है। इस प्रकार प्रत्येक समाज में सामाजिक विभिन्नता पाई जाती है। यह आवश्यक नहीं कि ये सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का आधार हो, क्योंकि विभिन्न समुदाय के विचार भिन्न हो सकते हैं परंतु हित समान हो सकता है। उनके विचार भिन्न हो सकते हैं लेकिन कभी कभी हित जो है वो समान होता है। उदाहरण के लिए देखते हैं कि मुंबई में मराठियों के हिंसा का शिकार व्यक्तियों की जातियां, धर्म और लिंग भी भिन्न हो सकता था, परंतु उनका क्षेत्र एक ही था। वे सभी एक ही क्षेत्र विशेष यानी उत्तर भारतीय थे। वहाँ सब लोग जो उन लोगों पे जो वहाँ आपको मराठियों के हिंसा का शिकार वो लोग हुए थे, तो कहाँ से थे? वो उत्तर भारत से थे, जिसमें हिंदू थे, ही मुस्लिम थे, अन्य जातियों के लोग भी थे। लेकिन वहाँ जब वो शिकार हुए तो वो सब लोग का हित एक था कि खुद को कैसे बचाया जाए, अपने व्यवसाय को कैसे बचाया जाए। वहाँ ये नहीं था कि हम इस जाति से हैं, उस जाति से हैं। वहाँ बस एक समान विचारधारा थी कि हम उत्तर भारत से हैं। तो यही है, वहाँ सामाजिक विभिन्नता थी, लेकिन सामाजिक विभिन्नता में क्या था? आपको एक हित था। उस सामाजिक विभिन्नता में क्या था? एक सामाजिक विभाजन नहीं था। विभिन्नता थी लेकिन विभाजन नहीं था। यह एक उदाहरण है। वे सभी एक क्षेत्र यानी उत्तर भारतीय थे, उनका हित समान था। वे सभी अपने व्यवसाय और पेशा में संलग्न थे। उपयुक्त घटना के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का कारण नहीं हो सकता, यानी हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेते हैं? आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। ये कह रहा है कि समाज में जो अंतर है कब
जो सामाजिक अंतर है कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेता है। समाज में जो अंतर है उस पूरे समाज को कैसे बांट देता है, आइए देखते हैं। यह कोई जरूरी नहीं कि हर सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन का रूप ले ले। सामाजिक अंतर के कारण लोगों में विभेद की विचारधारा अवश्य बनती है, परंतु यही विभिन्नता कहीं कहीं पर समान उद्देश्य के कारण मूल का काम भी करती है। सामाजिक विभाजन और अंतर में बहुत बड़ा अंतर है। कैसे अंतर है, आइए देखते हैं आगे। सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। जैसे स्वर्णों और दलितों के बीच अंतर एक सामाजिक विभाजन है। हमारे समाज में ये सामाजिक विभाजन है क्योंकि दलित संपूर्ण देश में आमतौर पर गरीब, वंचित या बेघर है तथा भेदभाव के शिकार है, जबकि स्वर्ण आमतौर पर संपन्न और सुविधा युक्त है। सभी नहीं है लेकिन आमतौर पर देखे जाते हैं। अर्थात दलितों को महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय से हैं, यानी वो इस समुदाय के नहीं है, वे दूसरे समुदाय के हैं। परंतु इन सब के बावजूद जब क्षेत्र अथवा राष्ट्र की बात आती है तो सभी एक हो जाते हैं। यानी ऊपर वाला जो प्रश्न था ना, उसी का एक विस्तार और अलग रूप है। ये भले वो अलग अलग जाति और धर्म के वो लोग हैं, अलग अलग जाति में है, स्वर्ण और दलित हैं, लेकिन जब देश की बात आती है, क्षेत्र की बात आती है तो क्या हो जाते हैं, सभी एक हो जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है। यानी सामाजिक विभिन्नता क्या थी, आपको वहीं दलित, स्वर्ण आदि इत्यादि, लेकिन ये सामाजिक विभाजन नहीं होता। जब जरूरत होती है आपको क्षेत्र की और राष्ट्र की तो सारे के सारे लोग एक हो जाते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम स्वरूप ही लोकतंत्र के व्यवहार में परिवर्तन होता है। भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में इसे स्पष्ट करें। यानी सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम स्वरूप ही, सामाजिक विभाजन जो होता है इसकी राजनीति के परिणाम स्वरूप ही लोकतंत्र के व्यवहार में परिवर्तन होता है, और इसको आपको भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में स्पष्ट करना है। तो आइए इसको देखते हैं कि सामाजिक विभाजन जो होता है, यानी समाज जब बढ़ जाता है उसको, उसके परिणाम स्वरूप लोकतंत्र में क्या व्यवहार के परिवर्तन आते हैं, लोकतंत्र के व्यवहार में, इसको देखना है। आइए देखते हैं। सामाजिक विभेदों का प्रभाव लोकतंत्र पर अवश्य पड़ता है। यह प्रभाव प्रायः खतरनाक ही सिद्ध होता है। सामाजिक विभेदों का लोकतंत्र पर दुर्भावपूर्ण प्रभाव यह है कि किसी किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक विभेद व्यवस्था को इतना प्रभावित कर देता है कि वहाँ सामाजिक विभेदों की ही राजनीति हावी हो जाती है। यह सामाजिक विभेद राजनीतिक विभेद में परिवर्तन हो जाता है, यानी परिवर्तित हो जाता है। जब लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए वो क्या हो जाता है, खतरनाक हो जाता है। ऐसा होने पर लोकतांत्रिक व्यवस्था का ही विखंडन हो जाता है, जब विभाजन इस तरह से हावी हो जाता है। तो आइए देखते हैं आगे क्या है। सामाजिक विभेदों का भारतीय लोकतांत्रिक राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा है और पड़ रहा है। जैसे अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो, यानी सामाजिक विभाजन है, इसका लोग राजनीति में भी लोगों ने फायदा उठाया है और उठाते रहे हैं और उठा भी रहे हैं। कैसे, तो पहले अंग्रेज क्या करते थे, फूट डालो और शासन करते थे, कि नीति का सहारा लेकर भारत में सामाजिक विभेद को बढ़ाया। लगभग 200 वर्षों तक यहाँ शासन किया। वर्तमान समय में भी राजनीतिज्ञों के लिए यह एक कारगर अस्त्र बना हुआ है। राजनीतिक दलों द्वारा उम्मीदवारों के चयन और उसकी जीत सुनिश्चित करने में सामाजिक विभेद सहायक हो जाते हैं। यही कारण है कि विभिन्न राजनीतिक दल अपनी प्रतिद्वंद्विता का आधार भी सामाजिक विभेद को ही बना लेते हैं। यही, आइए देखते हैं चौथा प्रश्न। 70 के दशक से आधुनिक दशक के बीच भारतीय लोकतंत्र का सफर सामाजिक न्याय के संदर्भ में, यानी उसको संक्षिप्त उसका वर्णन करना है। क्या, 70 के दशक में से लेके आज तक, यानी आधुनिक दशक के बीच भारतीय लोकतंत्र का सफर का संक्षिप्त विवरण, यानी उनका वर्णन करना है। तो आइए देखते हैं। 70 के दशक के पूर्व भारत की राजनीति अवचेतना सुविधाप्रस्त हित समूहों के बीच झूलती रही। अर्थात 1967 तक भारतीय राजनीति में स्वर्ण जातियों का वर्चस्व रहना। 70 से 90 दशक के बीच स्वर्ण और मध्यम पिछड़े
के उपरांत पिछड़ी जातियों का वर्चस्व तथा दलितों की जागृति की अवधारणाएं राजनीतिक गलियारों में उपस्थिति दर्ज कराती रही। कब? 70 से 90 दशक तक के बीच स्वर्ण और मध्यम पिछड़े के उपरांत क्या हुआ? 70 के दशक 90 के बाद क्या हुआ? 70 से 90 के बीच में स्वर्ण और मध्यम, और उसके बाद उपरांत पिछड़ी जातियों का वर्चस्व आपको रहने लगा तथा दलितों की जागृति की अवधारणाएं राजनीतिक गलियारों में क्या हो गई? उपस्थिति अपनी दर्ज कराने लगी, वो अब दस्तक देने लगी और नीतियों को प्रभावित करती रही। भारतीय राजनीति में इस महामंथन में पिछड़े और दलित का संघर्ष प्रभावी रहा। आधुनिक दशक के वर्षों में राजनीति का पलड़ा दलितों और महादलितों बिहार के संदर्भ में के पक्ष में झुकता दिखाई आपको दे रहा है। सरकार की नीतियों के सभी परिदृश्यों में दलित न्याय की पहचान सबके केंद्र बिंदु का विषय बन गया है आज की स्थिति में। इस प्रश्न के उत्तर से निकल के आ रहा है कि 1967 तक राजनीति में जो है लोकतंत्र इस प्रणाली में स्वर्णों का रहा, और फिर 70 से लेकर 90 तक के बीच में स्वर्ण और पिछड़े, उसके बाद पिछड़े जातियों का वर्चस्व रहने लगा और तथा दलितों में क्या हुआ? एक जागृति आने लगी राजनीतिक गलियारों में, और दलित आगे धीरे धीरे आने लगे। और आज स्थिति यह है कि दलित राजनीतिक में अपना वर्चस्व तो नहीं, लेकिन उपस्थिति दर्ज कराकर एक आपको पूरी अपने आप को रेखांकित करके वो नोटिस में है आज। चलिए आइए देखते हैं आगे। 5वां प्रश्न, सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम किन किन चीजों पर निर्भर करता है? आइए देखते हैं। सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम निम्नलिखित 3 चीजों पर निर्भर करती है। कौन कौन सी? प्रथम, नागरिक अपनी पहचान स्व अस्तित्व तक सीमित रखना चाहते हैं, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य में राष्ट्रीय चेतना के अलावा उपराष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्थानीय चेतना भी होती है। कोई एक चेतना बाकी चेतनाओं की कीमत पर उग्र होने लगती है तो समाज में असंतुलन पैदा हो जाता है। और दूसरा क्या है? दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है किसी समुदाय या क्षेत्र विशेष की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं। एक तो हो गया स्व अस्तित्व की चेतना, दूसरा हो गया यह, तीसरा है सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम सरकार के रूप पर भी निर्भर करता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति का एक सामान्य बात है और एक स्वस्थ राजनीति का लक्षण भी है। ये जो हम लोगों ने आप लोगों ने एक चीज़ों को तत्वों को देखा, यानी सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। आइए देखता है कैसे राजनीतिक विभाजन होता है, ये हमारे सोच पे भी डिपेंड करता है। छठा है, सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीति पर पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। ये कह रहा है लागू नहीं होता है। लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें जाहिर करना है, बिल्कुल। लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है, बिल्कुल। लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज विखंडन की ओर ले जाता है। लोकतंत्र कहीं भी समाज में विखंडन नहीं करता है, तो यानी यह लागू नहीं होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से 3 बयानों पर विचार करें, यानी इसमें कौन सा क्या है देखना है, सही है गलत है। जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होता है। यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो, बिल्कुल यह भी होता है। सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होते हैं, ऐसा तो है नहीं। तो यहाँ प्रश्न को देखने से लगता है कि उत्तर होगा आपका क और ख दोनों। आइए आगे देखते हैं। 8वां, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। किंग मार्टिन लूथर, ये भी रंग भेद जो था उसका विरोधी थे। महात्मा गांधी भी थे, ओलंपिक धावक भी थे। ये जो मैक्सिको 1968 वाली बात की गई थी,
उसी में उसमें इनकी चर्चा थी। ये भी एक रंग भेद के विरोधी थे। और जेड गुडी जो थी ये आपको रंग भेद के विरोधी नहीं थे। ये रंग भेद को ये समर्थक तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये रंग भेद विरोधी नहीं थी। आइए, यानी इसका उत्तर हो जाएगा आपको घ, जेड गुडी। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित का मिलान करना है, 9वां है। तो मिलान में कैसे होगा? अब देखिए, पाकिस्तान, पाकिस्तान इस्लाम धर्म है वहाँ। हिंदुस्तान में क्या है? धर्मनिरपेक्ष है। और इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट है। ठीक है, चलिए, ये वहाँ इस तीनों देशों में धर्म की बात है। आइए देखते हैं। हमारा धर्म देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। आइए 10वां प्रश्न देखते हैं। भावी समाज में लोकतंत्र की जिम्मेदारी और उद्देश्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी दें। भावी समाज में लोकतंत्र की क्या जिम्मेदारी है और उसके क्या उद्देश्य हैं? आइए देखते हैं। भावी समाज में लोकतंत्र की जिम्मेदारियां निम्नलिखित होनी चाहिए। क्या? सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सत्ता एक जगह टिका नहीं होना चाहिए, माने एक पर जाके केंद्रित नहीं हो जाना चाहिए, यानी नहीं तो वो तो तनाशाह हो जाएगा। सामाजिक न्याय होनी चाहिए, मौलिक अधिकार की रक्षा होनी चाहिए, मानवाधिकार को लागू करना चाहिए, जातिवाद को समाप्त करना, धार्मिक भेदभाव को समाप्त करना, क्षेत्रवाद को समाप्त करना। ये लोकतंत्र की जिम्मेदारी है। आपको विभिन्न समूहों के बीच टकराव को कम करना, संविधान के प्रावधानों को लागू करना। और लोकतंत्र के उद्देश्य क्या होंगे? लोकतंत्र का दीर्घकालीन उद्देश्य है। एक दिन में कोई चीज़ें नहीं होती हैं, तो उसी तरह लोकतंत्र का उद्देश्य जो है वो दीर्घकालीन है। एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना जिसमें आम लोग का विकास, आर्थिक समानता, धार्मिक समानता एवं सामाजिक समानता निहित है। उपरोक्त अनुसार कह सकते हैं कि लोकतंत्र भावी समाज के लिए जिम्मेदारीपूर्ण कार्य करता है। क्लियर है? चलिए आइए देखते हैं अगला 11वां प्रश्न क्या कहता है। भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं जारी है, स्पष्ट करें। भारत में जातिगत असमानताएं किस प्रकार है, इसको देखना है कि आधुनिक भारत में जाति की व्यवस्था तथा संरचना में बहुत बदलाव हुआ है। हमारे यहाँ ये जाति की व्यवस्था बड़ी बुरी तरह से हमारे पूरे राष्ट्र को प्रभावित कर रही है, जो गलत है। आइए इसको देखते हैं। तो यही कह रहा है कि आधुनिक भारत में जाति की व्यवस्था तथा संरचना में बहुत बदलाव हुआ है। वंशानुगत पेशा यानी श्रम विभाजन पर आधारित समुदाय, जिसे हम जाति कहते हैं। अब देखिए क्या है, जाति का निर्माण कैसे हुआ। वंशानुगत पेशा यानी उनके जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो पेशा आ रही है, और उसके अनुसार जो श्रम विभाजन हुआ है समाज में, श्रम विभाजन के आधार पर जाति का निर्माण हुआ है। उनकी जो वंशानुगत जो पेशा है उसके आधार पर जो श्रम विभाजन होता है वही जाति होता है। और यहाँ अलग विकृत रूप ले लिया है आज की स्थिति में। अर्थात पेशे पर आधारित समुदाय व्यवस्था ही जाति कहलाती है। फिर भी अलग अलग रूपों में समकालीन भारत में जाति प्रथा आज भी विद्यमान है, जो निम्नलिखित है। आइए इसको देखते हैं कैसे जाति व्यवस्था जो है ना हमारे समाज में है। इसको आइए देखते हैं। अधिकतर लोग स्वयं के जाति में शादी करते हैं। ये देखिएगा हमारे समाज में कि अधिकतर माने ज़्यादातर लोग शादी जो होता है वो अपने कास्ट में ही करना चाहता है और करता भी है। वंशानुगत पेशा ने जातिगत रूप ले लिया है। अब हजामत का काम है वो नाई जाति के लोग ही करेंगे, मिट्टी के बर्तन का काम है तो कुम्हार जाति के लोग करेंगे, और लकड़ी का कार्य है वो बढ़ई की जाति लोग करेंगे। ये जातिगत जो पेशा जो है ना, ये जातिगत रूप ले लिया है। यह अभी हमारे समाज में इस तरह से विद्यमान है ये जाति व्यवस्था। संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद छुआछूत अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। लगभग ये समाप्त है, लेकिन पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। महत्वपूर्ण पारिवारिक आयोजन एवं सामुदायिक आयोजन में अपने समुदाय के साथ एक पांत में बैठकर भोजन करना देखा जाता है। ये खासकर आपको गांव में कि अपने समुदाय के लोग, अगर कोई पारिवारिक आयोजन हो चाहे सामुदायिक, तो सब लोग नहीं, वहीं कास्ट के लोग ही, एक एक कास्ट के लोग बैठ के एक जगह खाएगा। वहीं जिस तरह से हमारे यहाँ पटीदारी की व्यवस्था कही जाती है ना, तो पटीदारी में होगा तो भात खिलाया जाता है, तो भात खिलाया जाता है तो एक एक पांत में पटीदारे खाएगा, उसमें दूसरा कास्ट वाला नहीं जाएगा, वो कोई कास्ट। ये व्यवस्था एक तरह से जो बड़ी समाज को कहीं ना कहीं ये दिक्कत कर रही है। आइए देखते हैं अगला। क्यों
सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते। इन सारी बातों के बाद भी यह प्रश्न दिख रहा है कि क्यों जाति है हमारे यहाँ, जाति प्रभावित कर रहा है राजनीति को, लेकिन ये उसके आधार पर चुनाव के नतीजे फिर भी नहीं होते हैं। कैसे, वही प्रश्न है। इसके दो कारण बताएं, आइए देखते हैं। जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते। दो कारण निम्नवत है। कैसे भाई? किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन इस प्रकार नहीं किया गया है कि जिसमें मात्र एक जाति के मतदाता हों। यानी जब क्षेत्र बनाया जाता है, जैसे विधानसभा क्षेत्र है, चाहे पंचायत का क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र है, वो जाति के आधार पर उसका परिसीमन नहीं किया जाता है। ऐसा हो सकता है कि एक जाति के मतदाता की संख्या अधिक हो, परंतु दूसरे जाति के मतदाता भी निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। अतएव प्रत्येक जाति के लोगों का भरोसा जीतना प्रत्येक पार्टी आपको चाहता है। आइए आगे देखते हैं। भारत विविधताओं का देश है, इसलिए एक जाति विशेष से कोई भी पार्टी बंध के नहीं रहना चाहेगी। सर्वमान्य होने, अखिल भारतीय चेहरा पाने के लिए जाति विहीन सांप्रदायिकता से परे विचार रखना चाहती है सभी राजनीतिक पार्टियां। कोई ये नहीं चाहता है कि अब फलाना पार्टी का ही जात का ही नेता बने। तो अगर आप फलाना पार्टी के जात का नेता हैं तो उतने में आप सीमित हो जाइएगा, आपके राजनीतिक करियर जो है बड़ा नहीं हो पाएगा। तो कोई ऐसा नहीं चाहता है। तो सर कोई चाहता है कि हम सर्वमान्य नेता हों जिसको सारी जातियां माने। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण आपको है। प्रश्न 13, विभिन्न तरह की सांप्रदायिक राजनीति का ब्यौरा दें और सबके साथ एक एक उदाहरण दें। तो आइए देखते हैं कि सांप्रदायिक राजनीति किस तरह से हमारे देश में होती है, ये मानसिकता कैसे पनपती है। आइए देखते हैं। भारत का संविधान धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता, तो भी धर्म प्रायः सांप्रदायिक राजनीति में अनेक रूप धारण करते हुए दिखाई पड़ता है। संविधान में नहीं है ऐसा, जबकि दिखता है समाज में। विभिन्न तरह की सांप्रदायिक राजनीति का ब्यौरा निम्नलिखित है। अब देखिए किस तरह से सांप्रदायिक राजनीति होती है और सांप्रदायिक मानसिकता जो है ना पनपती है और पनपाई जाती है। धार्मिक पूर्वाग्रह के द्वारा, इसको देखते हैं विस्तार से। सांप्रदायिकता की सबसे आम अभिव्यक्ति दैनिक जीवन में ही देखने को मिलती है। इसमें धार्मिक पूर्वाग्रह धार्मिक समुदायों के बारे में बनी बनाई धारणाएं एवं एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं सम्मिलित हैं। ये चीज़ें इतनी सामान्य हैं कि सामान्यतया हमारा ध्यान इस ओर नहीं जाता है, जबकि ये हमारे अंदर ही बैठे हुए हैं। हम भी अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, आप भी मानते होंगे। ये एक धार्मिक पूर्वाग्रह है। अब देखिए बहुसंख्यकवाद। सांप्रदायिक सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की फिराक में रहती है। जो लोग बहुसंख्यक समुदाय से संबंध रखते हैं उनकी यह कोशिश बहुसंख्यकवाद का रूप ले लेती है। जो लोग अल्पसंख्यक समुदाय के होते हैं उनमें यह विश्वास अलग राजनीतिक इकाई बनाने की इच्छा का रूप लेता है। जैसे कई सारे इसके आधार पर कई सारे हमारे यहाँ आपको पार्टियां भी बन गई है। ये MIM इसका एक जीता जागता उदाहरण है। वो राजनीति करती है धर्म के आधार पर ही। सांप्रदायिक दंगे, कभी कभी सांप्रदायिकता सांप्रदायिक हिंसा, दंगा, नरसंहार के रूप में सबसे बुरा रूप अपना लेती है। उदाहरण के लिए देश विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान में भयावह सांप्रदायिक दंगे हुए थे। स्वतंत्रता के पश्चात भी बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई है, कहीं कहीं देखने को ये मिला भी है, और इसका कारण यही सब है। बहुसंख्यकवाद, धार्मिक पूर्वाग्रह, ये सब कारण है। चौथा प्रश्न टॉपिक है इसमें सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी। इसके अंदर धर्म के पवित्र प्रतीक को धर्म गुरुओं द्वारा भावनात्मक अपील तथा अपने ही लोगों के मन में डर बैठाने जैसे तरीके का उपयोग किया जाना एक सामान्य सी बात है। चुनावी राजनीति में एक धर्म के मतदाताओं की भावनाओं तथा हितों की बात उठाने जैसे हथकंडे सामान्यतः अपनाए जाते हैं। ये देखिएगा वोट आएगा ना तो लोग ऐसे ही धर्म की राजनीति शुरू कर देता है। आइए देखते हैं 14वां प्रश्न। जीवन के विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिसमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव है या वो कमजोर स्थिति में है। आइए देखते हैं किस आधार के देखते हैं कि कमजोर स्थिति में। पहला है साक्षरता दर। पुरुषों में
76% की तुलना में महिलाओं में साक्षरता दर केवल 54% है। इसी प्रकार छात्राओं का एक छोटा हिस्सा उच्च शिक्षा के लिए जाता है, क्योंकि माता पिता अपने बेटियों पर समान रूप से खर्च करने की तुलना में अपने संसाधनों को अपने बेटों की शिक्षा पर खर्च करते हैं। देखिए, चूंकि 76 और 54% है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। चूंकि आपको 10, 11, 12 साल हो गए हैं, 12 साल हो गए हैं, तो ये आंकड़े अभी बदल गए होंगे, लेकिन चूंकि दोबारा अभी गणना हुआ नहीं है तो आंकड़े यही है। स्थिति साक्षरता दर बहुत सुधरी है, महिलाओं में बहुत सुदृढ़ीकरण आया है, लेकिन आंकड़े ये पुराने उसी के आधार पे हैं। आइए दूसरा देखते हैं। कम भुगतान वाला काम। उच्च वेतन वाली एवं मूल्यवान नौकरियों में महिलाओं का अनुपात अभी भी बहुत कम है। हालांकि औसतन भारतीय महिला हर रोज एक औसत पुरुष से 1 घंटा ज़्यादा काम करती है, ये देखिए, लेकिन उनमें से अधिकांश को समान रूप में भुगतान नहीं किया जाता है और इसलिए उनके काम को अक्सर महत्व नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये सामाजिक भेद है एक तरह से। लिंगानुपात। भारत में के कई भागों में माता पिता बेटे पैदा करना पसंद करते हैं और लड़कियों के जन्म से पहले ही उसका गर्भपात कराने के तरीके ढूंढते हैं। अब लोग चूंकि कम करने लगे हैं, ये ढूंढते हैं, कुछ अभी जो अशिक्षित लोग हैं ये करते हैं, लेकिन अब ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होता है। इससे बाल लिंगानुपात में गिरावट आई है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 927 है। उसके बाद घरेलू हिंसा। विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न की खबरें आती रहती हैं। महिलाओं के खिलाफ शोषण और हिंसा शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र के महिलाओं के लिए असुरक्षित हो गए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि भारत में स्त्रियों की स्थिति कमजोर है और उनके साथ भेदभाव किया जाता है। आइए 15वां प्रश्न देखते हैं। भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है? आइए इस पर चर्चा करते हैं। भारत की विधायिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी बहुत कम है। लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो है वो 14.36% है। राज्य की विधायिकाओं में 12.1% है। पहले भारत के संविधान में महिला के लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी, परंतु हाल ही में भारतीय संसद ने महिला आरक्षण संबंधित कानून बनाया है। हालांकि 1993 में संसद में 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया है, जिसने पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की। इन संशोधनों के बाद पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़कर 41.1% हो गया है, जबकि नगर पालिकाओं में 33.33% है। सुधार हुआ है, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन उतना आपको अपेक्षित उतना सुधार बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। आइए देखते हैं। इस प्रकार भारत की विधायिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व पुरुषों की तुलना में भी कम है। अपेक्षाकृत देखा जाए तो अभी भी वो कम है। आइए देखते हैं 16वां प्रश्न। 16 किन्हीं दो प्रावधान का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं। अब देखिए क्या होगा। हमारे देश में धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं, जिनमें दो इस प्रकार हैं। संविधान में पहला, भारतीय संविधान में प्रस्तावना में संविधान द्वारा ही भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। आपके प्रस्तावना में यह है ये। दूसरा है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है, यानी सभी धर्मों को आपको उसकी स्वतंत्रता दी गई है, यानी किसी का पक्षपात किया नहीं गया। आइए अगला देखते हैं 17वां। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं, ये लैंगिक होगा, लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी जाने वाली असमान भूमिकाएं, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, या आपको लोकतंत्र व्यवस्था में महिलाओं को मतदान अधिकार न मिलना। तो 17वां का उत्तर हो जाएगा आपका ख, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी जाने वाली असमान भूमिकाएं। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है कहाँ? लोकसभा, विधानमंडल, मंत्रिपरिषद, पंचायती राज। तो अभी जो व्यवस्था है आपको वो कहाँ पे है? वो आपको
पंचायती राज में हमने भी जाना भी। 19वां प्रश्न, सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधी निम्न कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? पहला, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। दूसरा, विविध धर्म के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं। तीसरा, एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं। और चौथा, एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व बाकी धर्मों पर कायम रहने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो इसका उत्तर होगा आपको 100। आइए देखते हैं 20वां प्रश्न, भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? आपकी किताब में सही है लिखा हुआ, जबकि होगा नहीं है, क्योंकि इसमें से 3 सही है, एक ही सही नहीं है। अब क्या है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। कौन? भारतीय संविधान बिल्कुल करता है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। कौन बनाता है? बिल्कुल नहीं बनाता है। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। बिल्कुल देता है हमारा संविधान। किसी धार्मिक समुदाय में किसी नागरिक को बराबरी का अधिकार देता है। बिल्कुल देता है। यानी इसका उत्तर ख हो जाएगा, यही सही नहीं है। उसके बाद 21वां प्रश्न, डैश पर आधारित विभाजन सिर्फ भारत में है। कौन से? तो आप देखिएगा तो आपको जाति पर आधारित जो है ये सिर्फ भारत में है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यह संभवतः अंतिम प्रश्न है। अब देखिए, सूची का मिलान करना है। तो पहला, अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष की बराबरी मानने वाला व्यक्ति क्या है? आपको पहला का ख, नारीवादी। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति सांप्रदायिक। जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति जातिवादी। और व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था पर आधार पर भेदभाव करने वाला व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष। ये हमारा मिलान था। इसी तरह अब पूरे प्रश्नों को हम लोगों ने किताब के प्रश्नों को देख लिया। आप अपने किताब को एक विस्तार से जरूर पढ़ेंगे, उसमें भी बहुत सारे प्रश्न निकल के आएंगे। अगर ये आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और आप अपना ख्याल रखिए और एकाग्रचित होकर अपना अध्ययन अध्यापन कीजिए। थैंक यू सो मच।